हेलो बच्चों। तो हमने जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी? पेनक्रियास। कौन सी पढ़ी थी भाई? पेनक्रियास। पेनक्रियास की हमने 3 सेल पढ़ी थी, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अगर हम बात करें अल्फा सेल की, तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्लूकोगोन। बीटा कौन सा रिलीज करती है? इंसुलिन। और डेल्टा इन दोनों को रेगुलेट करती है। अगर मैं बात करूं वो वाला हार्मोन जो आपका हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, तो वो कौन था? ग्लूकोगोन। और जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, वो कौन सा है आपका? इंसुलिन। कौन सा बेटा? इंसुलिन। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर। अगर आपके जो पेनक्रिया है उसका डिसऑर्डर पढ़ेंगे बेटा। उसका डिसऑर्डर है आपका डायबिटीज मेलाइटस। इससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा हुआ है डायबिटीज इंसिपिडस। कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस हो रहा है? एडीएच। कौन से हो रहा था? एडीएच। और डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है बेटा? इंसुलिन। किसकी वजह से होता है? इंसुलिन। अब एक बात है, यहाँ पे बात ये है कि आपका जब आपको किसी भी पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस डिसऑर्डर होता है, तब होता क्या है बेटा? उसके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? शुगर लेवल। रीजन क्या होता है उसका? रीजन ये होता है जो इंसुलिन होता है उसकी कमी। क्या होता है बेटा? इंसुलिन की कमी। तो देख मेरी बात समझो, ब्लड में शुगर लेवल है, आ चुका है। जो उसकी 3 स्टोरेज सेल्स थी, लीवर सेल, एडिपोज और स्केलेटन, सारी सेल्स ब्लड के आसपास ही है। फिर भी ब्लड क्या कर रहा है? अपनी शुगर को किसको नहीं दे पा रहा है? सेल्स को नहीं दे पा रहा है। अब समझ आया? मैंने जब आपको ये समझाया था कि जो ग्लूट होते हैं वो काम करते हैं। याद करो, सबसे पहले क्या हुआ था? किसी भी सेल पे इंसुलिन आके लगता है। कौन आके लगता है बेटा? इंसुलिन। इंसुलिन आने के बाद जो ग्लूकोज को अंदर डालने वाले गेट होते हैं वो ओपन होते हैं। इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपको इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब सोचो, ब्लड में शुगर लेवल पड़ा हुआ है, सारी सेल्स हैं, सेल्स के पास ग्लूट भी होंगे। याद रखो, सेल्स, अगर कोई तुमसे पूछ ले डायबिटीज मेलाइटस में सेल के पास ग्लूकोज के गेट होंगे या नहीं? होंगे। आपके साइटोप्लाज्म में भी पड़े होंगे और आपकी मेम्ब्रेन पर भी होंगे। पर कौन नहीं होगा? इंसुलिन नहीं होगा। याद करो, इंसुलिन आया था, इंसुलिन सेल के ऊपर लगा था, तभी आपकी क्या तो मेम्ब्रेन वाले गेट खुले थे या फिर साइटोप्लाज्म वाले गेट जाके मेम्ब्रेन पे फ्यूज हुए। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे सारी सेल जो कि आपके ग्लूकोज को रख सकती है वो सही है, साफ सुथरी है, उनमें कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं है ना तीनों में दिक्कत? उनके गेटों में कोई दिक्कत है? जिन गेट से ग्लूकोज आना है उन गेट्स में दिक्कत है? नहीं है। दिक्कत क्या है बेटा? वैसे तो ये डायबिटीज मेलाइटस 1 जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, डायबिटीज मेलाइटस 1 बोल रही हूँ अभी। इसको 1 से याद रख लो। ज्यादा अगर एनसीईआरटी या नीट बोलता है तो डायबिटीज मेलाइटस पे टिक लगाना। पर जो मैं पर्टिकुलर टाइप बता रही हूँ ना, ये मेलाइटस 1 का टाइप है। किसका टाइप है? मेलाइटस 1 का टाइप। तो हुआ ये कि इंसुलिन की कमी के कारण आपका जो ब्लड में शुगर है वो क्या रहेगी? हमेशा ज्यादा। क्या रहेगी? ज्यादा। अपनी स्टोरेज सेल में, स्टोरेज सेल सही होने के बावजूद भी, स्टोरेज सेल में ग्लूकोज के लिए गेट होने के बावजूद भी आपकी शुगर किस में नहीं जाएगी? आपकी स्टोरेज सेल में नहीं जाएगी। तो कहां पड़ी रहेगी? हमेशा आपके ब्लड के अंदर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल तुम्हारी बॉडी में, चाहे पानी हो या फिर किसी न्यूट्रिएंट का ज्यादा होना हो, किसी ड्रग के टूटे हुए पोर्शंस हो, किसी विटामिन जो तुम खा रहे हो उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट हो, वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो जो बच्चे डायबिटीज होंगी या जिस इंसान को डायबिटीज होगा उसमें दिक्कत देखने को मिलेगी, जिसका नाम है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया टर्म का मतलब होता है यूरिन में ग्लूकोज का ज्यादा होना। किसका ज्यादा होना? यूरिन में ग्लूकोज का ज्यादा होना। देखो, इंसुलिन आ रही ना, ब्लड से ग्लूकोज वापस सेल्स में जा नहीं रहा, कहां पड़ा हुआ है? ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू ये छन छन के कहां चला जाएगा? यूरिन में। तो उस इंसान का जो यूरिन होता है उसमें झाग होते हैं, उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होता है। ये बात समझ आई? पहला। दूसरा, डायबिटीज वाले पेशेंट में कंडीशन देखने को मिलेगी कीटोन यूरिया। क्या देखने को मिलेगी? कीटोन यूरिया। इसका मतलब समझो, ब्लड यूरिन में कीटोन बॉडी ज्यादा होना। इसका मतलब समझना एक बार। हमने ये बोला कि ग्लूकोज जो होता है वो आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए यूज होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ब्लड में ग्लूकोज है, शुगर है, बढ़िया है, सेल्स में जा पा रही है? नहीं जा पा रही। तो ये जो सेल्स है ये अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज ले पाएंगी? नहीं। पर इन्हें एनर्जी तो चाहिए ना।
तो याद करो हमने एक टर्म पढ़ी थी ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब अपन क्या करते हैं, किसी और ग्लूकोज के अलावा किसी और सब्सटेंस को तोड़ने लगते हैं, उससे एनर्जी बनाने लगते हैं। तो होता ये है, जब किसी के पास ये कंडीशन आ जाए, डायबिटीज वाली कंडीशन, और उसकी सेल्स में ग्लूकोज ना पहुंच पा रही हो, तो उसका जो शरीर है वो ग्लूकोज के अलावा जो फैट होते हैं और लिपिड होते हैं, इनको तोड़ तोड़ के इनसे एनर्जी बनाने लग जाता है। जब इसका ये वाला पाथवे चलता है ना, जिसमें फैट और लिपिड को तोड़ा जाता है, तो एक हार्मफुल बॉडीज प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है कीटोन बॉडीज। क्या नाम होता है बेटा? कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज आपकी बॉडी के लिए है भी नहीं, क्योंकि देखो आपका नेचुरल पाथवे था, उसमें कभी कीटोन बॉडीज बनती नहीं। ये कैसे बनी? नेचुरल पाथवे से हमने कोई अलग काम करा है, तो क्या बनी? आपकी कीटोन बॉडीज बनी। अगर ये कीटोन बॉडीज तुम्हारी बॉडी में यूटिलाइज ही नहीं होती बेटा, तो किसके थ्रू आएंगी? यूरिन के। तो ये वाली कंडीशन, कीटोन यूरिया वाली कंडीशन और ग्लाइकोसूरिया वाली कंडीशन कब आती है? जब कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें आपकी शुगर कभी भी स्टोरिंग सेल में जा ही नहीं पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ब्लड में शुगर लेवल हमेशा क्या रहता है? जाता। क्या रहता है भाई? जाता। अच्छा, ये कीटोन्यूरिया वाली कंडीशन एक और केस में आती है बेटा, उस केस का नाम है फास्टिंग। हमेशा याद रखना, पढ़ लेना क्वेश्चन को कि कीटोन्यूरिया वाली कंडीशन किस कंटेक्स्ट में पूछी हुई है। मान लो तुमने व्रत कर रखा है, तुमने करा 7 दिन तक व्रत। 7 दिन तक क्या हुआ? तुम्हारे जितनी भी स्टोरेज सेल है वहां से हम ग्लूकोज निकाल निकाल के लाते रहे और एनर्जी बनाते रहे। बेटा 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, और तुम्हारा सोर्स कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स था ग्लाइकोजन वाला, वो क्या हो चुका है? यूज। पर तुम्हें अब भी क्या चाहिए? एनर्जी। तो तुम्हारी बॉडी में फैट्स और प्रोटीन को तोड़ा जाएगा। किसको तोड़ा जाएगा? फैट्स और प्रोटीन को। अगर फैट टूटेंगे तो पाथवे में क्या बनेगी? कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज सिर्फ डायबिटीज के कारण नहीं बनती, कई बार जब आप फास्टिंग कर रहे होते हो तब भी क्या बनती है? आपकी कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। तो जहां अगर ऑप्शन में कीटोन बॉडीज हो तो क्वेश्चन देख लेना एक बार कि फास्टिंग बोला गया है, इंसुलिन की कमी बोला गया है, डायबिटीज बोला गया है, किस रीजन से कीटोन बॉडीज आपकी ब्लड में बन रही है। ये क्लियर हुआ? इसको उतारो एक बार। बेटा अगली जो हमारी ग्लैंड है वो आपकी थाइमस ग्लैंड। सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो बेटा ये आपके चेस्ट रीजन, लंग्स के बीच में, जो आपके लंग्स थे, पेयर ऑफ लंग्स थे, उसके बीच में क्या पाई जाती है? आपकी थाइमस। और इसकी पर्टिकुलर लोकेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, डोर्सल साइड ऑफ एओर्टा। आपके हार्ट की जो एओर्टा होती है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, उसके डोर्सल मतलब उसके बैक साइड में पाई जाती है और स्टर्नम के पीछे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डोर्सल साइड ऑफ एओर्टा एंड बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, एंडोडर्मल ओरिजिन। याद करो ये शब्द हमने आपके हार्ट में पढ़ा था। एंडोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है? आप जो 3 जर्म्स लेयर होती है उसमें जो एंडोडर्म लेयर होती है वो डिसाइड करती है कि मैं क्या बनाऊंगी? थाइमस। तो इसका ओरिजिन क्या है बेटा? एंडोडर्मल। क्या है? एंडोडर्मल। अब हम बात करेंगे इस लाइन के बाद में, बात करते हैं इसका जो हार्मोन होता है जो थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है, उसका नाम होता है थाइमोसिन। क्या होता है बेटा? थाइमोसिन। अब एक बार थाइमोसिन की फंक्शन समझना। पहला होता है इसका हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ टी सेल। मेरी बात समझो, जनरली समझ लो, 12th क्लास में अपना जो इम्यूनोलॉजी का चैप्टर आता है वहां ढंग से पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, मैचुरेशन ऑफ टी सेल का मतलब समझो। हमारी बॉडी में आपका बोन मैरो पोर्शन होता है। याद करो मैंने कहा था बोन मैरो में आपकी सारी की सारी सेल्स बनती है। ये याद आ रहा है? जब बोन मैरो में टी सेल बनती है तो उसे मैच्योर करने के लिए मतलब उसे ये सिखाने के लिए कि क्या तो ये सामान तो तेरी बॉडी का है, सेल्फ है, और इसके अलावा जो भी सामान होगा वो क्या होगा? नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ मतलब पड़ोसियों की बॉडी का होगा या फिर कोई ना कोई एंटीजन होगा। इसे कहते हैं मैचुरेशन। क्या कहते हैं बेटा? मैचुरेशन। उस मैचुरेशन में हेल्प करता है आपका कौन? थाइमोसिन। कौन करता है? थाइमोसिन। अगला है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। जो आप किसी एंटीजन से सामना करते हो और उसके बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, उसको बनाने में कौन हेल्प करता है? आपका थाइमोसिन। तो मुझे जनरली एक बात बता दो, अगर इस ग्लैंड में दिक्कत हो गई तो कौन सा सिस्टम दिक्कत करेगा? सबसे पहले इम्यून सिस्टम। कौन सा करेगा? इम्यून सिस्टम। वेरी गुड। अब इसका एक पॉइंट आता है, द ओनली ग्लैंड, आपकी बॉडी की द ओनली ग्लैंड जो कि आपके एज के साथ रिग्रेस मतलब खत्म होती जाती है, वो आपके थाइमस। क्या है? थाइमस। एज के साथ रिग्रेस होने का मतलब नोटिस करो, जो आपके एज्ड पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा खत्म होता है, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, जल्दी परेशान होते हैं। क्यों? एज के साथ उनकी थाइमस ग्लैंड तो क्या होती जाती है? रिग्रेस होती जाती है। थाइमोसिन हार्मोन कम बन रहा होता है, और थाइमोसिन क्या कर रहा था? आपके टी सेल के मैचुरेशन में, जो कि आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसमें क्या करता है? हेल्प करता है। ये बात समझ आ गई? अगला इसका जो डिसऑर्डर है बेटा वो है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारी खुद की इम्यून सेल्स, हमारे ही
जो मेन ऑर्गन है जिसकी सेल कुछ बना रही है उस सेल को खत्म करने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक बार उतारना बेटा इसको। देखो बेटा, जो हमारी अगली ग्लैंड है वो आपकी एड्रेनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड। अगर हम बात करें एड्रेनल ग्लैंड पाई कहाँ जाती है, लोकेशन क्या होती है उसकी? तो लोकेशन होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। आपके किडनी के एंटीरियर पार्ट पे, टॉप वाले पोर्शन पे आपको क्या देखने को मिलेगी? आपकी एड्रेनल ग्लैंड देखने को मिलेगी। अगर मैं नंबर की बात करूं तो बेटा ये पेयर में 2 होती है, दोनों किडनीज की एंटीरियर पार्ट में आपको देखने को मिलती है। तो नंबर में कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। अगर हम बात करें कि जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है वो कितने टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है, तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड बना होता है 2 टाइप ऑफ टिश्यू से। पहला होता है आपका कोर्टेक्स और दूसरा होता है आपका मेडुला। हमने ये कहा था कि आपका जो कोर्टेक्स है, अगर हम बायो में कोर्टेक्स शब्द का यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है अपर पोर्शन। क्या होता है बेटा? आउटर पार्ट या अपर पोर्शन। और मेडुला का मतलब है यहाँ पे इंटरनल पोर्शन। क्या होता है? इंटरनल पोर्शन। तो देखो एक बार, हमारे पास 2 टाइप ऑफ टिश्यू है। अब अगर हम आपके एड्रेनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, नंबर में 2। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट क्या क्या होता है, तो देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं बेटा? कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट बाद जो आपका टिश्यू की लेयर आती है उसे हम बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। और उसके जस्ट अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगी उसे हम बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे बेटा? मेडुला। मेडुला में आपकी जो सेल्स देखने को मिल रही हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोफिन सेल्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोफिन सेल्स। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स बह रही होती है। क्या बह रही होती है? ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगी, क्रोमोफिन सेल्स होंगी और इसको हम क्या बोलेंगे? मेडुला। क्या बोलेंगे बेटा? मेडुला। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी कोर्टेक्स और मेडुला की भी लेयर्स पढ़ते हैं। मतलब आपके कोर्टेक्स में कितनी लेयर है, आपके मेडुला में कितनी लेयर प्रेजेंट है। तो देखो, अगर मैं इतने से पोर्शन को काट कर आपको बड़ा दिखाऊं तो आपका ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले आप क्या देखने को मिलेगा? कैप्सूल। क्या देखने को मिलेगा? कैप्सूल। कैप्सूल के बाद जो आपका कोर्टेक्स होता है, ये वाला कोर्टेक्स एरिया, दिस एरिया 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। कितने में होता है? 3 लेयर। फर्स्ट लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या होती है? जोना ग्लोमेरुलोसा, जो होती है 15%। कितनी होती है? 15%। मिडल लेयर का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा। क्या होता है? जोना फेसिकुलेटा, जो 50% होती है। कितनी होती है? 50%। और लास्ट लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस। क्या होती है? जोना रेटिकुलरिस, जो कितनी परसेंट होती है? 7%। मतलब कोर्टेक्स 3 लेयर से मिलकर बना होता है और जो उसमें सबसे बड़ी और मोटी लेयर होती है वो किसकी होती है? आपकी जोना फेसिकुलेटा। बेटा ये तीनों की तीनों लेयर आपके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करती है, बाद में स्टडी करते हैं। अब लास्ट देखो, आपका लास्ट होता है आपका मेडुला। कौन सा होता है? मेडुला। तो देखो, ये वाला एरिया कौन सा? कोर्टेक्स, यहां तक। और लास्ट वाला एरिया क्या होगा? आपका मेडुला। एक बार नोट करो इसको। देखो, हमने आपकी ग्लैंड्स पढ़ ली है, सॉरी हमने आपकी लेयर्स पढ़ ली है कि आपके कोर्टेक्स में 3 लेयर होती है और मेडुला तो आपका एक सिंगल लेयर होता है। अब आपकी हर लेयर क्या प्रोड्यूस करती है, एक बार ये समझना। लिखना छोड़ो, एक बार सारे बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना। देखो, सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट लेयर है जिसका नाम क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, वो जो भी हार्मोन रिलीज करेगी ना बेटा, सुनो मेरी बात, वो जो भी हार्मोन रिलीज करेगी उनकी नेचर होगी मिनरलोकोर्टिकोइड। क्या होगी? मिनरलोकोर्टिकोइड। मतलब ये उनकी नेचर है। मतलब जो भी ये चीज, ये वाली जो लेयर है हार्मोन रिलीज करेगी उसकी नेचर क्या होगी? मिनरलोकोर्टिकोइड नेचर होगी। मिनरलोकोर्टिकोइड नेचर का मतलब जो भी यहाँ से चीज निकलेगी वो एक काम करती हो, वो आपकी बॉडी के अंदर आयंस का, वाटर का, सोल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट का क्या रखती होगी? बैलेंस रखती होगी। मिनरलोकोर्टिकोइड्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में वाटर और आयंस का क्या रखते हैं? बैलेंस। तो सारे मिनरलोकोर्टिकोइड कौन रिलीज करते हैं? आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा। तुम्हारी बॉडी में कॉमन मिनरलोकोर्टिकोइड है जिसका नाम क्या है? एडीएच। क्या नाम है? एडीएच। तो मैंने कहा जितने भी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं उनका नाम क्या होगा? मिनरलोकोर्टिकोइड। फंक्शन क्या करते होंगे? सारे ये वाला फंक्शन करते होंगे। उनमें से एक एग्जांपल क्या है हमारे पास? एडीएच। क्या है? एडीएच। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब मैं तुम्हें कहीं और लिख के दे दूं कि ये एक मिनरलोकोर्टिकोइड है, समझ जाओगे कौन रिलीज कर रहा है उसको? जोना ग्लोमेरुलोसा। सिर्फ एडीएच नहीं, और भी हार्मोन होते हैं, पर तुम्हारी बॉडी में एक कॉमन हार्मोन, और पता है इसका एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? क्योंकि किडनी में आ चुका है। यहाँ पे उन हार्मोन के एग्जाम्पल ज्यादा दिए जाएंगे जो कि तुम्हारी ऑलरेडी सिलेबस में आ चुके हैं। तो किडनी में कौन आ चुका है? एडीएच। इसीलिए इसका एग्जाम्पल याद है ताकि तुम याद कर सको। ये बात समझ आई? अगला देखो, अगली जो आपकी लेयर है जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, ये जो हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन के जो नेचर होता है, इस हार्मोन के नेचर होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड नेचर। कौन से नेचर होते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड। मतलब ये जो भी चीजें रिलीज करेगी ना
उनकी नेचर होगी ग्लूकोकोर्टिकोइड, मतलब वो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी, मतलब ग्लूकोज को तोड़ेंगी और आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगी। ऐसा ही कॉमन हार्मोन तुम्हारी बॉडी में है जिसका नाम है कोर्टिसोल। क्या है? कोर्टिसोल। तो कोर्टिसोल, ये जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ ना, एक कॉमन है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तुम्हें देखने को मिलेंगी, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये बात समझ आई? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जांपल क्या दे रखा है हमारे पास? कोर्टिसोल। एक बात तो समझ लेना बेटा, कोर्टिसोल वैसे अच्छे अच्छे फंक्शन भी करता है, लेकिन कोर्टिसोल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रिलीज होता है ना, तो कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन भी है। अगर कोर्टिसोल के बारे में एक लाइन और लिखी आ जाए, इट इज अ ग्लूकोकोर्टिकोइड टिक, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये तब आता है जब आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आती है ना हार्मोन्स के बारे में, तब लिखा आता है ये सब। तो कोर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन भी है, जो जब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस होता है। और होता ये है, जितना भी कोर्टिसोल अच्छे काम कर रहा होता है ना, अपने उन अच्छे कामों को एक्स्ट्रा कर देता है, ओवर कर देता है। अब अगर कोई अपना काम ही ओवर कर गया तो कोई ना कोई दिक्कत तो करेगा ही करेगा। ये बात समझ आई? थर्ड है आपका जोनल रेटिकुलेरिस। जोनल रेटिकुलेरिस याद रखो, वो जो बनाती है जो हार्मोन्स, वो होते हैं सेक्स कोर्टिकोइड। क्या होता है उन हार्मोन का नाम? सेक्स कोर्टिकोइड या फिर एंड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। अब मेरी एक बात समझो, तुम्हारी बॉडी में सेक्स हार्मोन 3 ही है, मेल्स और फीमेल्स को ऐसे मिलाए तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। अब एक जनरल सी बात याद रखना, रियल में जो रियल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं ना, याद करो हमने कहा था मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी में रिलीज हो रहे होते हैं, रियल में तो होते हैं वहां रिलीज। पर बेटा फिर तुम ये सोचोगे मैडम आपने यहाँ भी उनका नाम लिया है, ये कौन से हार्मोन है? ये बात याद रखो, सेक्स कोर्टिकोइड या एंड्रोजन जो आपकी जोनल रेटिकुलेरिस रिलीज कर रही है बेटा, ये इनकी नेचुरल फॉर्म में रिलीज नहीं करती, कभी भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म में रिलीज नहीं करती। वो किसका काम है? ओवरी का या फिर टेस्टिस का। ये करती है एक इंटरमीडिएट स्टेज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरमीडिएट, या फिर रॉ मटेरियल फॉर्म में। किसमें? रॉ मटेरियल फॉर्म में। बाद में उस रॉ मटेरियल को चेंज कर दिया जाता है किसमें? आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब सेम काम होते हैं, पर मेन एक्चुअल जो हार्मोन होते हैं कौन रिलीज करता है? टेस्टिस और ओवरी। ये कैसे रिलीज करती है? ये एक इंटरमीडिएट स्टेज का रॉ मटेरियल रिलीज करती है, जिसको हम चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसी चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं, पर रियल में रिलीज नहीं करती। ये बात याद रखो। कितना हो जाएगा? अगला जो आपका टिश्यू था जिसका नाम था एडेनल मेडुला। क्या था? एडेनल मेडुला। बेटा ये जो आपके रिलीज करती है होते हैं एडेनलिन और नॉन एडेनलिन। क्या होते हैं? एडेनलिन और नॉन एडेनलिन। इन हार्मोन का काम होता है तुम्हारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देना। कौन सा देना? फाइट और फ्लाइट। फाइट फ्लाइट का मतलब, अगर मैं तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ देती हूँ बहुत सारे, एक से तुम डरोगे नहीं। मान लो मैंने 100 छोड़ दिए, 100 बंदर छोड़ दिया, अब तो डर जाओगे ना। अगर इतने सारे कुत्ते बंदर छोड़ने के बाद तुम रश कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी में अटैक नहीं आएगा। इतने सारे कुत्ते बंदर छोड़ने के बाद तुम्हारी बॉडी रश कर रही है और तुम भाग रहे हो, उस टाइम जो तुम्हारा हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एडेनलिन। कौन सा हो रहा है बेटा? एडेनलिन। तो फाइट और फ्लाइट में तुम्हें बचा रहे होते हैं कौन से हार्मोन? एडेनलिन और नॉन एडेनलिन। इनका नाम एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन भी लिखा आ सकता है। तो ये करते क्या है? ये आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट में रिस्पॉन्स देते हो। तुम भाग रहे होते हो तेज तेज, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी मसल्स को ब्लड ज्यादा देना होता है, तुम्हारी सांसें तेज हो जाती है, तुम्हारा हार्ट जल्दी पंप करने लगता है। फायदा क्या होता है? जल्दी जल्दी तुम्हारा सारा सिस्टम किसको दे दिया जाता है? मसल्स को, ताकि तुम भाग सको। ये बात समझ आई? तो अच्छा अब ये बता दो मुझे, इस टाइम जब ये हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो रहा होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो रहा होगा? कौन सा हो रहा होगा? सिंपैथेटिक। कौन सा हो रहा होगा बेटा? सिंपैथेटिक। ये बात समझ आ गई? अब एक बात याद रख लो, जितने भी ये कोर्टिकोइड शब्द तुम्हें दिख रहा है ना, ये सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। कोर्टिकोइड दिख गया मतलब स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। ये जो हार्मोन होता है ना, ये आपका टायरोसिन डेरिवेटेड होता है। कौन सा होता है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? एक अमीनो एसिड। बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड भी पढ़ेंगे, प्रोटीन भी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, एडेनलिन और नॉन एडेनलिन क्या है बेटा? टायरोसिन डेरिवेटिव। मतलब देखो थायरोक्सिन था, किससे बना हुआ था? आयोडीन से। कहा था ना, पिट्यूटरी के हार्मोन किसके थे? प्रोटीन के। किसके थे? प्रोटीन के। ये वाले जो हार्मोन है, जो ये वाले, ये किसके हैं? कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि क्या है? कोर्टिकोइड्स हैं। क्या है? कोर्टिकोइड। इन्हें स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरॉइड्स। अगर बात करें इसका, ये किसका डेरिवेटिव है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड। मतलब सिंगल एक टायरोसिन अमीनो एसिड को घुमा घुमा के हम क्या बना देते हैं? ये दोनों हार्मोन बना देते हैं। बेटा अगली जो हमारी ग्लैंड्स है वो हम कल पढ़ेंगे, और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है।